नमस्कार, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छी होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में अपने आंसर्स को किस प्रकार से लिखना है। ये मेरी वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ समय के बाद क्लास 10 और क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम है और आप सभी स्टूडेंट्स इस बात से हमारे सहमत है कि जो स्टूडेंट्स क्लास 10 में, जो स्टूडेंट्स क्लास 12 में हैं और जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, आपकी जो कॉपीज है वो आपके स्कूल टीचर्स चेक नहीं करेंगे। आपका लिखने का तरीका, आपका रिप्रेजेंटेशन ही आपको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो ये मेरी वीडियो 10th के लिए तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स होम एग्जाम्स देंगे 9th के लिए भी और 11th के लिए भी मेरी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको आंसर लिखते वक्त पहले तो आपको प्रॉब्लम क्या होती है, आप स्टूडेंट्स कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं जिससे कि आप अपने आंसर्स को बेहतर तरीके से नहीं लिख पाते हैं। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको उन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि आप फेस करते हैं। प्रेजेंटेशन हैक्स के बारे में बताऊंगा कि आपको अपना आंसर किस प्रकार से लिखना है, जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका आपको किस प्रकार से आंसर लिखना है। A to Z एक्सप्लेनेशन में इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपने मेरी इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया, मैं इस वीडियो में प्रॉपर आपको बताऊंगा, प्रॉपर एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि कैसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप अमूमन अपने दिनचर्या में कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं जब आप अपने आंसर। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेकर आया हूं कि जो भी आप अपने आंसर को लिखेंगे पेपर में वो ही आपको मार्क्स दिलाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ ज्यादा ज्ञान होने से आपको नंबर नहीं मिलते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे अपने दोस्तों को देखा होगा जो दिन भर दिन रात पढ़ाई करते हैं और उनमें से एक या दो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो कम है लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उनके मार्क्स अच्छे होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ तरीका होता है स्टूडेंट्स फॉर्मेट का। मैं आपको सबसे पहला तरीका बता दूं कि वहां पर जो टीचर्स हैं वो आपका ज्ञान चेक करने नहीं बैठे हुए हैं। वो बिल्कुल इसलिए वहां पर नहीं बैठे कि जो ज्यादा ज्ञानी होगा मुझे उसको नंबर देने हैं। वहां नंबर उसी को मिलेंगे जो फॉर्मेट सही लिखेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप हमारी बात को समझ लें कि फॉर्मेट मैटर करता है, ज्ञान मैटर नहीं करता है। आप भले स्टूडेंट्स आप चिट्ठी लिखें, 4-4, 5-5 पेज लिखें, कोई मैटर नहीं है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने उसी आंसर को एक पेज में बता दिया है, प्रॉपर पॉइंट के सहित बता दिया है, प्रॉपर फॉर्मेट के तरीके से बता दिया है, तो वो स्टूडेंट्स नंबर ज्यादा ले जाएगा रेदर देन कि जिसने 4 से 5 पेज लिखे हैं। तो आप मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा कि टीचर को अगर कुछ चाहिए होता है आपसे तो वो है प्रॉपर फॉर्मेट। अब स्टूडेंट्स मैं बात करता हूं कि आप प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम स्टूडेंट्स होती है बैड राइटिंग। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत गंदा लिखते हैं। क्या ये सच है कि मैंने बहुत सारे टीचर से बात करी है, ऐसे बहुत सारे टीचर जो बोर्ड एग्जाम से कॉपी चेक करते हैं, क्या जो राइटिंग है क्या वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्या जो राइटिंग अगर अच्छी तो क्या हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं अभी आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूं। राइटिंग स्टूडेंट्स ऐसे होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स पढ़ने में आए, समझ में आए। ये बिल्कुल कोई जरूरी नहीं कि अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है, लेकिन अगर आंसर की राइटिंग अगर बेकार होगी तो एग्जामिनर्स क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, उन्हें गुस्सा आता है कि बच्चे ने लिखा है तो लिखा क्या है। तो आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो रीडेबल हो, पढ़ने में आनी चाहिए। तो ठीक है ना। तो सबसे पहली प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं कि बैड राइटिंग की राइटिंग जो है वो बहुत खराब है। दूसरे स्टूडेंट्स क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनकी जो स्पीड होती है लिखना जो होता है बहुत धीरे लिखते हैं। तीसरा स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब वो आंसर लिखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारे कट्स लगा देते हैं, काट देते हैं अपने आंसर्स को। और जो चौथा जो सभी 99% स्टूडेंट्स के साथ होता है कि हम याद तो करते हैं पर भूल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरी इन चारों प्रॉब्लम से सहमत हैं, अगर आप ये फेस करते हैं इन चारों प्रॉब्लम्स को, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर ये चारों चीजें हमारे साथ होती हैं। तो अब स्टूडेंट्स अब इस बैड राइटिंग का, स्लो स्पीड का, कट्स इन आंसर का और हमें याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, तो हम कैसे सर हम पढ़ाई करें और कैसे हम अपने आंसर को बेहतर तरीके से लिखें। हाँ सर आपने बिल्कुल ये बात समझा दी कि हम फॉर्मेट पर फोकस करेंगे और अपने फॉर्मेट को जितना अच्छे तरीके से लिख सकते हैं अपने आंसर को हम लिख कर आएंगे। अब इन चारों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है वो मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात लिखी है, आंसर सीक्वेंस एंड प्रॉपर स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन उठाया, उसके बाद उन्होंने 17 क्वेश्चन कर लिया, फिर उन्होंने 18 क्वेश्चन कर लिया, फिर उन्होंने 23 क्वेश्चन कर लिया, फिर 36 क्वेश्चन कर लिया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि एक बात है जो आप मेरी बहुत अच्छे से समझ लें कि जितना एग्जामिनर आपकी कॉपी जितना कम टाइम एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में लगेगा आपको मार्क्स उतने ही ज्यादा मिलेंगे। स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर आप शुरुआत में
मान लीजिए अगर 2 मार्क्स के आप क्वेश्चंस लगातार कर रहे हैं तो एक टीचर के अंदर माइंडसेट बैठ जाता है कि हाँ इस बच्चे ने 2 नंबर के क्वेश्चन सारे किए। लेकिन आप एट रैंडम कोई 3 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं तो एक टीचर का माइंडसेट बैठ जाता है कि हाँ मुझे अब क्वेश्चन में 2 ही मार्क्स देने, तो वो 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दे देता है। इससे आपका बहुत बड़ा लॉस होता है। तो स्टूडेंट्स आप मेरी इस बात पर फोकस करें, आपको क्या करना है, आंसर को सीक्वेंस में लिखना है। आपको अपने आंसर्स को प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है और जो प्रॉपर स्टूडेंट्स स्पेस होता है वो आपको जरूर देना है। अरे स्टूडेंट्स 32 पेज की कॉपी होगी, आप नहीं भर पाओगे, कहां ले जाओगे उस कॉपी को। जो भी आप अपने आंसर्स को लिखो प्रॉपर उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, एक लाइन छोड़ के आप क्या करो, जैसे आप आंसर को लिख रहे हो तो आंसर को यहां पे ना लिखो, आंसर को आप ऊपर लिखो ANSWER आंसर नंबर 1 और उसको आप अंडरलाइन कर दो कि हाँ कि जो टीचर है वो समझे कि आप लिख क्या रहे हो, ऊपर सेक्शन A डाल दीजिए फिर आंसर 1। तो ऐसे आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट करिए। अरे आप क्या करेंगे, आप पेज को बचाकर 32 पेज आप नहीं भर पाएंगे, बहुत बड़ी कॉपी होती है। आप ये सोचिए आप अपने आंसर को जितना अच्छे से लिखेंगे, जितना प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उतने ही नंबर आपको क्या होंगे, अच्छे मिलेंगे। तो आंसर सीक्वेंस एंड प्रॉपर स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या करें, जो भी अपने आंसर को लिखें उसके बाद आप अपने आंसर को कंप्लीट करने के बाद एक अंडरलाइन कर दे नीचे और उसके बाद एक लाइन छोड़ के अपने दूसरे आंसर को लिखें। लेकिन पेपर आपको सीक्वेंस में करना है। अगर आपको सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आप सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस करें, आपको सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस आते हैं तो ऊपर डाल दीजिए सेक्शन बी और जो मार्क्स है उधर डाल दीजिए 2 मार्क्स ही। फिर आप क्या करें, वो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस करें। लेकिन अगर आप, मेरा मानना है अगर आप मेरे हिसाब से अगर चलना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट करें, जिससे कि लॉन्ग क्वेश्चन को करने से आपका पूरा सिलेबस क्या हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने तरीके से करना चाहते हैं तो आप क्या करें, अपना जो पेपर है वो आप सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज करें कि आपका जो सीक्वेंस है वो टूट ना पाए। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग आप अपना नाम लिखते हैं तो आप 1 से 2 सेकंड में के अंदर आप झट से अपना नाम टाइप कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास पेन पेंसिल और पेपर दिया जाए तो उसी में आपको नाम लिखने में अपना समय लगता है। तो यही स्टूडेंट्स होता है कि आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है। तो मैं स्टूडेंट्स आपको राइटिंग के प्रति आपको एक एडवाइस, एक सलाह देना चाहता हूं। अगर आपको अपनी राइटिंग अच्छी करनी है, और स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर आपकी जो स्पीड है वो स्टूडेंट स्लो है, अगर आप स्टूडेंट्स क्या है आप स्लो लिखते हैं, ठीक है, और आप ये एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स उनके गिरा देता है। क्योंकि जब आपकी स्पीड स्लो होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर छूट जाते हैं कि सर हम तो सेक्शन डी के सवाल को करने को तो छोड़ो, हम तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, हमें टाइम नहीं मिल पाए, 3 घंटे बहुत होते हैं पेपर को करने के लिए। तो आप स्टूडेंट्स अपनी स्पीड पर ध्यान दें और स्पीड आपकी तभी बढ़ेगी जब आप डेली 1 घंटा प्रैक्टिस आप करेंगे। ज्यादा आप नहीं, अगर आप ज्यादा नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन 1 पेज तो आप डेली लिख सकते हैं ना। 1 पेज हिंदी का लिख लीजिए, 1 पेज इंग्लिश का लिख लीजिए, आपको स्टूडेंट्स फायदा होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जो फास्ट राइटिंग हैक्स है कि आप जो है वार्म अप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। उस वार्म अप एक्सरसाइज से मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर कोई पेंसिल या पेपर है तो आप उसमें कोई सी भी अगर आपको जो भी अच्छे से आता है उसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई ऐसे लाइनें वगैरह बना सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं उसको, जिससे कि जो आपके माइंड है, जो आपका हैंड है, जो आपका ब्रेन है, और हैंड और ब्रेन का जब कोऑर्डिनेशन बढ़िया होता है तो आपका जो स्पीड होती है वो भी स्टूडेंट्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आप कुछ ऐसे मेथड्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर पहले से ही आपको बता दिया कि डेली राइटिंग प्रैक्टिस से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो स्पीड है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं कि जैसे इसमें एक पॉइंट लिखा है कि कट्स इन आंसर। आपको क्या होता है स्टूडेंट, जब भी आप सही जो कट्स इन आंसर है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स में हो जाता है। तो अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे कि आपके आंसर्स में कटिंग नहीं होगी। अब वो, और अगर कट होता भी है तब भी तो उसका भी एक तरीका है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी ये डाउट दूर करता हूं कि अगर सर हम ऐसी क्या ट्रिक है जिससे कि हमारे कट ना हो, तो ठीक है, जो लास्ट पेज होता है उसके ऊपर आप रफ लिख लीजिए। तो अब आप क्या करिए कि जो आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, एक बात आप स्टूडेंट्स मेरी याद रखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है आपको आंसर्स को पैराग्राफ में नहीं लिखना है, आपको जो आंसर्स है वो लिखना है पॉइंट्स की फॉर्म में या फिर बुलेट की फॉर्म में। समझ में आया? आप या तो 1 2 3 करके लिख सकते हैं, या फिर आप जो बुलेट्स ऐसे करके बनाते हैं डॉट करके। इससे क्या होता है कि टीचर्स के ऊपर प्रेजेंटेशन अच्छा आता है, कोई नहीं पढ़ने बैठा, उनको बहुत सारी कॉपी चेक करनी है, कोई नहीं पढ़ने बैठा है, आपकी 10-10 लाइन है, कोई नहीं पढ़ने वाला है। लेकिन अगर आप उन 10 पॉइंट्स को, अगर आप उन 10 लाइन को एक पॉइंट में समझा देंगे तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि हाँ, इसकी टीचर को पता है कि इस बच्चे को लिखने का तरीका पता है, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं अगर आपके सामने पैराग्राफ रखा और नहीं पढ़ने बैठ रहे हो। तो इसलिए जो टीचर
टीचर है वो क्या करते हैं कि जो पॉइंट्स में अगर आप आंसर को लिखते हैं तो आपके आंसर, तो आपके नंबर बहुत ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि सर अगर हमें आंसर बिल्कुल भी ना आता तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन अगर आपको आंसर्स अपने बेटा बहुत अच्छे से आते हैं तो आप अपने आंसर्स को पॉइंट में लिख के आए, मजा ना आ जाए तो हमसे कहना, ठीक है ना। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि हमें प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो कटिंग आंसर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, और अगर आपका आंसर में थोड़ी सी भी कटिंग हो जाती है तो ये नहीं है कि आप उसमें ड्राइंग बनाने लगे हैं। अगर कोई आपके से आंसर तो उसमें आप अगर आप ऐसे ड्राइंग बनाने लगते हैं, आपको चित्र वगैरह चित्रकारी करने लगते हैं, तो उसमें जो आंसर होता है वो आप अपनी ड्राइंग अपनी मगन हो जाते हैं कि आप उसी पर ही लगे रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आप अपने आंसर्स को पेंसिल से नहीं, वो पेन से नहीं, एक पेंसिल लेके जाएं और उस पेंसिल से आप सीधा एक प्यार से, बहुत ही प्यार से उस पे ऐसे करके अंडरलाइन कर दें, बहुत प्यार से अंडरलाइन कर दें, जिससे कि जो आपकी आंसर शीट है वो गंदी नहीं लगेगी। समझ में आया? और अगर आपकी आंसर शीट नीट एंड क्लीन है तो ये भी एक अच्छा रिस्पॉन्स है, ये भी एक अच्छा तरीका है कि जो आपको मार्क्स अच्छे स्कोर कराएगा। तो ये नहीं कि आप उसमें गोलाकारी चित्रकारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सीधा सीधा एक लाइन ऐसे करके खींच देनी है, वो भी पेंसिल से। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में। तो प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में आपको सबसे पहला जो, अगर आपको मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं, कि आपको अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई रूल पूछा गया है तो अगर आप उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर देंगे तो क्या होता है, जो टीचर है वो जो भी, जब जैसे मैं अगर कॉपी को चेक करूं तो अगर किसी बच्चे ने जैसे यहां पर अंडरलाइन कर रखा है तो मेरा सबसे पहले ध्यान जाएगा आंसर सीक्वेंस पे। देखिए आप खुद भी ये कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी चीज पर अंडरलाइन करें तो आपका सबसे पहला ध्यान उसी पर जाएगा जिस पर आपने अंडरलाइन करी है। तो जहां पर आपने अंडरलाइन करी है उस पर टीचर का ध्यान जाएगा, और जो भी आप अंडरलाइन करें वो 100% सही होना चाहिए। तो कहेंगे अच्छा ये अंडरलाइन है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, तो वो आपके पूरे मार्क्स आपको दे देगा। कि अगर तो रहते देन कि वो आपका पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा। यही तो हम चाहते हैं कि जो हम, अब जाहिर सी बात है हम अंडरलाइन वही वर्ड करेंगे। कोई बच्चा इतना बेवकूफ तो नहीं है कि वो अगर अंडरलाइन ऐसे वर्ड्स को कर देगा जो गलत लिखेगा। तो स्टूडेंट्स अंडरलाइन वही करता है जो 100% सही होते हैं, और टीचर की नजर अगर जाती है उस अंडरलाइन वर्ड के ऊपर तो वो बिल्कुल सही देता है। यही तो हम चाहते हैं। हम थोड़ा चाहते हैं टीचर पूरा पढ़े हमारे उसको जो हमने लिखा है। अरे टीचर बस हमारे आंसर को जल्दी पढ़े, उसे समझ में आ गया, हमें घर से नंबर दे, खत्म कहानी। अरे हम अपने मार्क्स को पढ़ाना चाहते हैं। मैंने आपसे क्या किया, ज्ञान नहीं घूम ले रहे हैं, उन्हें ज्ञान नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए फॉर्मेट। तो आप सबसे पहले स्टूडेंट्स आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप अंडरलाइन करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। दूसरा मैंने बहुत देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे बिटवीन को स्टूडेंट्स आप लिख देते हैं मतलब बी और /w, बिकॉज को आप लिख सकते हैं, लिख देते हैं VCOZ। अब स्टूडेंट्स अब बात ये है कि अब कुछ टीचर्स को तो पता है कि PW का मतलब बिटवीन होता है या VCOZ का मतलब बिकॉज होता है, सब टीचर्स को थोड़ा पता है। तो इसलिए टू बी वेरी ऑनेस्ट हम आपको एक चीज बताना चाहता हूं मैं, तो इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म को यूज बिल्कुल नहीं करना है। समझ में आया? शॉर्ट फॉर्म को यूज आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको नहीं पता है कि आपकी कॉपी कौन चेक कर रहा है तो आप बिल्कुल भी पूरे लिख कर आए। बिकॉज है तो BECAU ऐसे पूरा आपको लिखना है, ठीक है ना। अगर जो भी आपको लिखना है शॉर्ट फॉर्म्स आपको यूज नहीं करने, नहीं तो आपके जो नंबर है वो स्टूडेंट कट जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म्स आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पेंसिल से आपको कट लगाना है, वो भी कैसे, वो भी बहुत प्यार से, वो भी कैसे, बहुत प्यार से, ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट्स, और अब हम बात करेंगे कि सर अगर हमारे साइंस का पेपर है और हमारा मैथमेटिक्स का पेपर है सर, उसमें तो न्यूमेरिकल्स आते हैं। अभी आपने न्यूमेरिकल्स के बारे में तो कुछ बताया नहीं, तो मैं स्टूडेंट्स आपको बताता हूं कि अगर आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं तो न्यूमेरिकल का जो आंसर, देखो न्यूमेरिकल का जो आंसर है और वो आपको स्टूडेंट्स बॉक्स में बंद करना है। आंसर को बॉक्स में बंद करना है यूनिट के साथ। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कोई फोर्स निकाला है और वो फोर्स 50 आया है, तो फोर्स इक्वल टू 50 न्यूटन, आप इसको बॉक्स में बंद करेंगे। क्या होता है स्टूडेंट्स, जब टीचर कॉपी चेक करते हैं तो उनका पूरा मन नहीं होता कि हम एक एक स्टेप को पढ़े, वो सीधे क्या करते हैं, उनका सबसे पहला ध्यान होता है कि बच्चे का आंसर कितना आया है। अब अगर किसी बच्चे ने आंसर को सही बिल्कुल सही लिखा, 50 न्यूटन को बॉक्स में बंद नहीं किया, तो वो पूरे स्टेप पढ़ता है और पूरे स्टेप पे वो तो टीचर है, कहीं ना कहीं आपकी गलती निकाल देगा। लेकिन वो अगर आपने इसको बॉक्स को अच्छे से बंद किया, कह रहे 50 न्यूटन आंसर आया है और 50 न्यूटन उसके आंसर शीट से मैच कर रहा है, तो जब उसका आंसर सही आया तो स्टेप तो सही होंगे ही होंगे। तो मेरा मानना है कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको आपको जो आंसर है वो आपको बॉक्स में बंद करना है विद यूनिट के साथ। अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपका आधा नंबर कट सकता है। और स्टूडेंट्स एक नंबर बहुत ज्यादा कीमती है, तो आप मेरी अगर इस बात को फॉलो करते हैं, आप मेरी इस बात से अगर सहमत है, तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल भी आपको अपने न्यूमेरिकल्स को अपने आंसर में बंद करके आना है। और जो भी
आप करते हैं उसको विद यूनिट के साथ अपने आंसर को क्लोज करना है वहां पर। इससे आपके मार्क्स होंगे कम से कम। स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक मेरी इस वीडियो को फॉलो किया है, कम से कम आप मेरी इस वीडियो से, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप मेरी इस वीडियो से कम अपने 15 नंबर बढ़वाएंगे। ये स्टूडेंट्स मेरा वादा है, ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि कोई डिफरेंस वाले क्वेश्चंस अगर आते हैं तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, कोई क्वेश्चन आ सकता है किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन आप मेरी उस ट्रिक को समझने की कोशिश करें। तो बेटा एक तरफ आप प्यार से लिखें कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, और एक तरफ आप लिखे कॉन्वेक्स मिरर और बीच में एक लाइन खींचते हैं आप बॉक्स, मतलब एक बॉक्स बनाकर आप प्रॉपर कॉनकेव मिरर को समझाएं, आप प्रॉपर कॉन्वेक्स मिरर को समझाएं, कॉनकेव मिरर को समझाएं, कॉन्वेक्स मिरर को समझाएं। रेदर देन कि नहीं कि आपने कॉन्वेक्स मिरर को एक पॉइंट में समझाया, फिर कॉनकेव मिरर को एक पॉइंट में समझाया, फिर हेडिंग बनाई कॉनकेव मिरर, फिर हेडिंग बनाई कॉन्वेक्स मिरर, फिर हेडिंग बनाई। तो इससे क्या होता है, टीचर का दिमाग खराब होता है। और डिफरेंस वाले क्वेश्चन में अगर आपने बॉक्स खींचा तो सबसे अच्छा तरीका होता है तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन में अपने आंसर को रिप्रेजेंट करने का। तो मेरा मानना है कि अगर डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे वो आप 10th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो, तो अगर आप 9th 11th में भी हो स्टूडेंट तो भी आप मेरी ट्रिक को फॉलो करना और डिफरेंस को आप स्टूडेंट्स बॉक्स खींच के आप उसमें अपने आंसर को लिखना। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि सर अगर हमें कोई क्वेश्चन है, अच्छा ये तो है, जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता लेकिन आप ये तो समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि अगर आपको आंसर अपने लिखना है पॉइंट में लिखना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया तो आपको ये तो पता है कि वो किस चैप्टर से पूछा गया है, तो आप उस चैप्टर को पहले रिकॉल कर लीजिए। समझ आया? ये तो स्टूडेंट्स आप निकाल लेंगे। कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा है ये तो बेटा पता लगा लो कि वो किस चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है, हाँ ये हम पता लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करो कि हाँ ये इस टॉपिक से पूछा गया है और उस टॉपिक से रिलेटेड आप अपने आंसर को लिखो, वो भी पैराग्राफ में। सर अभी तो आपने बताया था कि आंसर को पॉइंट में लिखना है, यही तो बेटा जुगाड़ है, यही तो आपको नंबर दिलवाएगा। मेरे कहने का मतलब ये कि जो आपको आंसर बहुत अच्छे से आता है उसको तो आपने पॉइंट्स में लिख लिया, अंडरलाइन कर दिया, मजा ही आ जाएगा। लेकिन जो आपको आंसर नहीं आता है इस पे आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, छोड़ के नहीं आना। एक भी क्वेश्चन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट्स बना रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कैसे होती है, आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, स्टेप बाय मार्किंग आपको मिलेगी। तो वो आंसर्स को आपको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है और उस पैराग्राफ में आप कुछ भी रिलेटेड लिखते हैं जो आपको सबसे अच्छा आता हो कि हाँ ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट से 100% मिलेगा, उसको ऊपर लिख दो। तो ऐसे से क्या हो सकता है कि वो पूरा पैराग्राफ तो पढ़ेगा नहीं, अगर उसको थोड़ा सा भी समझ में आ गया तो कोई थोड़ा समझ के आपको नंबर दे दिया जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स को जुगाड़ होते, मैंने आपसे क्या कहा, वहां ज्ञान का भंडार आप उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तरीका कि आप अपने आंसर्स को लिखते कैसे हैं। सीक्वेंस आपको तोड़ना नहीं है और अगर आपको अपनी राइटिंग फास्ट करनी है तो स्टूडेंट्स आप डेली राइटिंग करें और एक्सरसाइज वगैरह में एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपका जो हैंड और ब्रेक का कोऑर्डिनेशन है वो स्टूडेंट सेम हो सके। तो स्टूडेंट्स आई होप, मैं इतना इस वीडियो में कहना चाहता था। मेरा नाम है स्टूडेंट्स अमृत शर्मा। आई होप आपने मेरे इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लग सके कि हम अपने आंसर्स को बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके आंसर्स का जवाब देने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखें एंड गुड नाइट।